हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आपके लिए फिर से साइंस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध कराया था। उसी अध्याय का आज प्रश्नोत्तर लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। बच्चों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आप इन प्रश्नोत्तर को समझ पाएंगे और इनको आगे अपने एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके अपने अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए आज हम आपको इसके प्रश्नोत्तर कराते हैं। सबसे पहले है इसमें उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमको ये शब्द दिए हैं, ये तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, और ये हमें रिक्त स्थान दिए हैं। इन शब्दों को, उचित शब्दों को उठा करके हमें यहाँ पर इन्हें भरना है। चलिए शुरू करते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल। हम ये पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से समझा चुके हैं, इसको हम फसल कहते हैं। अगला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की, फसल उगाने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? मिट्टी की तैयारी होती है, मिट्टी को तैयार किया जाता है, तैयारी। अगला है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, तो क्या आएगा? तैरने लगेंगे। हमने आपको समझाया था कि जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं, क्योंकि वो अंदर से कैसे होते हैं? खोखले। और जो स्वस्थ बीज होते हैं वो बैठ जाते हैं। अगला है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, तो क्या बचा? जल एवं पोषक। तो इसमें क्या भरेंगे हम? पहले में जल भर देंगे, जल। अगले में भर देंगे पोषक। ये हमने देखा, ऊपर से शब्दों को उठा करके हमने ये रिक्त स्थानों में भरा। अब आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। इनके शब्दों को हमें, कॉलम ए के शब्दों को बी से मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है खरीफ की फसल। तो जैसा कि हम अपने चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं कि खरीफ की फसल का उदाहरण क्या है। खरीफ की फसल कौन सी थी? वह फसल जो बारिश में उगाई जाती है। तो इसका उदाहरण है धान एवं मक्का। तो ये हमने इसको धान एवं मक्का से मिला दिया। अगला है रबी की फसल। रबी की फसल में आते हैं जो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है। इसका गेहूं, चना और मटर, ये इसका उदाहरण है। अब आया रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण क्या है? यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। अगला है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद हमने आपको बताया था, ये पशु अपशिष्ट जैसे गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष आदि के द्वारा बनती है। अब ये बचा एक मवेशियों का चारा, इसके लिए यहाँ पर कोई विकल्प है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न के दो उदाहरण दीजिए। ये
दिए हैं खरीफ की फसल और रबी की फसल, और इसके दो दो उदाहरण पूछे हैं। तो खरीफ की फसल का अभी हमने देखे थे उदाहरण, धान एवं मक्का। हम इसमें लिख सकते हैं खरीफ की फसल में धान एवं मक्का, धान एवं मक्का। और रबी की फसल का उदाहरण है गेहूं, चना या मटर, कोई से भी आप लिख सकते हैं, चना, मटर, ये इसका उदाहरण है। तो खरीफ की फसल का उदाहरण क्या हो गया था, धान और मक्का, और रबी की फसल का चना और मटर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। इसमें हमको एक एक पैराग्राफ लिखना है। ये है नंबर 1, मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेशिंग। चलिए आइए इसको देखते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है मिट्टी तैयार करना। जैसा कि हमने आपको समझाया था कि फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। इसमें क्या करते हैं तैयार करने में, जिसमें मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है और पोला बनाया जाता है। और उलटने पलटने और पोला करने से क्या होता है, जिससे पोषक पदार्थ जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि पौधों की जड़ें उन्हें आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। पोली मिट्टी में जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। तो ये हो गया मिट्टी तैयार करना। वही एक बात है मेन, उलटना पलटना और उसको पोला बनाना। ये क्वेश्चन ये हमारा पहला पैराग्राफ था, पैराग्राफ का। अब आगे देखते हैं। दूसरा था बुआई। अगला पैराग्राफ क्या है, बुआई। बुआई में क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन करके मिट्टी में समान दूरी एवं गहराई पर बोना बुआई कहलाता है। ये हमने आपको समझाया था कि पहले हम क्या करते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करते हैं, फिर उनको मिट्टी में समान दूरी पर, मिट्टी में हम उनको समान दूरी पर एवं गहराई में बोते हैं। समान दूरी पर बोने से पौधे दूर दूर अच्छे निकलेंगे, जिससे ये एक प्रकाश और पानी के लिए एक दूसरे पर ज्यादा नजदीक नहीं होंगे। और गहराई में बोने से पक्षी वगैरह इनको खा नहीं पाएंगे, इससे ठीक से इनकी वृद्धि होगी। ये क्या कहलाता है, बुआई। और ये कार्य किसके द्वारा होता है, हाथों से भी होता है। हमने बताई थी कि कुछ बीज हाथों से तिरका के भी बोए जाते हैं, और या फिर मशीन के भी द्वारा होता है। जिस मशीन के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया बुआई। अगला है निराई। निराई क्या होती है आइए जानते हैं। खेत में कुछ अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। हमने आपको समझाया था कि जो फसल के साथ साथ बीच बीच में कुछ पौधे अपने आप से प्राकृतिक रूप से उपज जाते हैं, और इन अवांछित पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार हटाने को ही हम निराई कहते हैं। निराई किसे कहते हैं, खरपतवार हटाने को हम निराई कहते हैं। ये कार्य हम किस किस से कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं। हाथ से उखाड़ देते हैं हम इन अवांछित पौधों को, या फिर जुताई के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये हमने बताया था कि जब जुताई के द्वारा भी ये खरपतवार हट जाती है। एवं खरपतवार नाशी के छिड़काव से भी हम करते हैं। खरपतवार नाशी क्या है, ये केमिकल होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है 2,4-D। इससे क्या होता है 2,4-D से, इसके छिड़काव से जो अवांछित पौधे हैं ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका फसल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारा शॉर्ट नोट था निराई के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है थ्रेशिंग। हमारा चौथा और घा था थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है। भाई हम फसल काट ली, फिर उन फसल के जो बीज या दाने हैं उसको या भूसे से हम अलग करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, थ्रेशर के द्वारा। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, थ्रेशर के द्वारा। तो ये हमारा
क्वेश्चन नंबर था 4, जिसमें हमने हमारे एक एक पैराग्राफ थे, उनको हमने सबको स्पष्ट किया। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 5, इसमें क्या है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्न है हमारा, उर्वरक खाद से कैसे भिन्न है। तो देखिए ये टेबल दी है जिसमें ये उर्वरक है और ये खाद है। आइए देखते हैं कैसे भिन्न है। उर्वरक कैसे होते हैं, मानव निर्मित। उर्वरक कैसे होते हैं, मानव निर्मित। और खाद हमने बताई थी आपको, प्राकृतिक पदार्थ हैं जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से बनते हैं। अगला, उर्वरक का निर्माण कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में, जबकि खाद कहाँ बनती है, खेतों में। दूसरा अंतर हमारा ये हो गया। तीसरा पॉइंट है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक से ह्यूमस नहीं मिलता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। और ह्यूमस मिलने से क्या होता है, इसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। उर्वरक में पादप पोषक, जो पौधों को पोषक चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। पोषक कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एवं पोटेशियम। ये प्रचुरता से मिलते हैं, खूब जितनी चाहिए उतने मिल जाते हैं। जबकि खाद में ये पोषक तुलनात्मक रूप से मिलते तो खाद से भी हैं, लेकिन उर्वरक की तुलना में ये कम मिलते हैं। तो ये हमारे अंतर थे उर्वरक एवं खाद में। ये हमारा क्वेश्चन 5 है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन 6, सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है हमारा, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ये हमने आपको बताया था कि एक निश्चित अंतराल के बाद खेत को पानी दिया जाता है, जिसे हम सिंचाई कहते हैं। अब सिंचाई की, वैसे तो हमने वहां पर पारंपरिक विधियां बताई थी, कुछ आधुनिक बताई थी, लेकिन यहाँ पर जो हमें पूछी है सिर्फ जल संरक्षित करने वाली। तो जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियां कौन कौन सी हैं, ये 2 हैं। नंबर 1 छिड़काव तंत्र और नंबर 2 ड्रिप तंत्र। अब आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या है, इस विधि में ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर, हमने आपको ये बताया भी था जब पढ़ाया था, सब समझाया था कि एक खड़े हुए ऊर्ध्व पाइप होते हैं जिन पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। और इन नोजल, ये घूमते हुए नोजल से पानी का छिड़काव पौधों पर किया जाता है। और ये बिल्कुल, यह कहाँ काम आती है इस तरीके की, यह लॉन में पानी देने में या कॉफी की खेती में आदि के लिए ये विधि उपयोगी है। अगला है हमारा ड्रिप तंत्र। ये क्या है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इस विधि के द्वारा पानी की सबसे ज्यादा बचत होती है। पानी की इसमें बिल्कुल बर्बादी नहीं होती। इसमें पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में जाता है। फालतू पानी बिल्कुल भी बर्बाद इसमें नहीं होता। और ये विधि कहाँ पर होती है, फलदार पौधों में, बगीचों में जब बाग लगे होते हैं, और वृक्षों को पानी देने के लिए ये विधि हमारी उपयोगी है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को इस विधि से जल हमारा बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। तो ये हमारी दूसरी विधि थी, ड्रिप तंत्र। हमने देखा कि सिंचाई में जल को संरक्षित करने वाली 2 विधियां। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि गेहूं एक रबी की फसल है, और रबी की फसल कब बोई जाती है, अतः इसे शीत ऋतु में
इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल की तरफ काट लिया जाता है। तो इसे किसकी जरूरत होती है? इसको शीत ऋतु की जरूरत होती है इसको। और यदि इसे हम खरीफ ऋतु में उगाएंगे तो क्या होगा? इसके पौधे ठीक से नहीं बढ़ेंगे। और ये फसल, अब क्योंकि जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा ऋतु की फसल है, तो ये फसल अत्यधिक वर्षा भी सहन नहीं कर पाएगी। अत्यधिक वर्षा सहन नहीं कर पाएगी और ज्यादा वर्षा की वजह से ये गलने लगेगी, गलने और सड़ने लगेगी, जिससे फसल क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। अतः इस गेहूं की फसल को हम खरीफ ऋतु में उगाना ठीक नहीं है। ये रबी की फसल है, अतः ये शीत ऋतु की फसल है, इसको शीत ऋतु में ही उगाना ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, खेत में लगातार, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। आइए इसका उत्तर जानते हैं। ये हम जानते हैं कि किसी भी खेत में हम फसल उगाते हैं तो जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी से ही पानी और पोषक पदार्थ लेती हैं। तो पौधे मिट्टी से पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं और अगर खेत में लगातार फसल और प्राप्त करते हैं और इनकी वृद्धि में सहायक होते हैं ये पोषक पदार्थ। अतः मिट्टी में हम लगातार फसल उगाएंगे तो पौधे क्या करेंगे? भी पोषक पदार्थ लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। इससे क्या हो जाएगा? पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी मिट्टी में। लगातार फसल उगाने से क्या होगा? मिट्टी में पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी और इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे भी इसमें पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ये, खरपतवार क्या है, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? देखिए ये चर्चा हमारी पहले भी हो चुकी है कि खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं और इन अवांछित पौधों को हम क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवार का नियंत्रण, इसकी हमने पहले 3 विधियां बता चुके हैं हम। सबसे पहले हाथ से उखाड़ कर, या तो ऐसे पौधों को हाथ से उखाड़ देंगे या फिर जुताई के द्वारा भी ये पौधे नष्ट हो जाते हैं, और या फिर तीसरा है खरपतवार नाशी के छिड़काव से। और एक खरपतवार नाशी का उदाहरण 2,4-D, ये खरपतवार नाशी है जिसके छिड़काव से खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। ये देखिए, ये हमारा प्रश्न 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। इसमें है कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना, खाद देना। तो ये दिए हैं, अब हम इसको सही क्रम में रखना है। सही क्रम में हम कैसे रखेंगे? हम जानते हैं सबसे पहला हमारा चरण फसल उत्पादन के लिए क्या होता है? मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला नंबर क्या है हमारा? मिट्टी तैयार करना, नंबर 1। ये देखिए नंबर 2, इसके बाद हम मिट्टी तैयार करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? नंबर 2 पर फिर हम करेंगे खेत की जुताई। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? नंबर 2। खेत की जब जुताई हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? उसमें फिर खेत हमारा तैयार है, फिर हम उसमें बुआई करेंगे। ये हमारा 3 नंबर है। और बुआई के बाद फिर क्या करेंगे? हम खाद ही देंगे उसमें। 4 नंबर हमारा खाद देना है, और खाद देने के बाद फिर हम उसकी सिंचाई करेंगे। ये हमारा नंबर 5 है, उसमें पानी देंगे कि पानी के साथ ही तो खाद और पोषक तत्व पौधों तक पहुंचेंगे। और जब हम उसमें सिंचाई कर देंगे, उसको पानी दे देंगे, तो फिर हमारी फसल बढ़ेगी। और बढ़ने के बाद जब वो पक जाएगी तो फिर हम उसकी क्या करते हैं? कटाई, जो कि हमारा छठा स्टेप है, कटाई। और लास्ट स्टेप कटने के बाद, क्योंकि गन्ने की फसल है तो फसल को चीनी मिल में भेजना, ये हमारा लास्ट विकल्प है। हमने इनको यहाँ पर ये इस तरीके से आपके सामने किया, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको
लगाया हुआ है ये। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, पहला चरण। दूसरा खेत की जुताई करना। अगला बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई और फसल को चीनी मिल में भेजना। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले है, इसमें हमको आना है ऊपर से नीचे की ओर। जैसे ये है नंबर 1, ऊपर से आना नीचे की तरफ। तो देखिए पहला है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका नंबर 1 पर। नंबर 1 कहाँ पर है? ये। इसमें हमें ऊपर से नीचे आना है। तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या है? रहट। ये हमारा क्या हो गया? रहट। अगला है, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। हमने आपको बताया था कि बड़े पैमाने पर जब पालतू पशु की देखभाल की जाती है तो हम उसे पशुपालन कहते हैं। तो नंबर 2 पर हमारा आ जाएगा ये पशुपालन। तो यहाँ हम भर देंगे प, ऊपर से नीचे ही चलना है। पशु पा ल, ये क्या बन गया हमारा? पशुपालन। अब अगले पे आते हैं, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? खरीफ की। 3 नंबर पर हम भर देंगे ऊपर से नीचे की ओर खरीफ। ये बन जाएगा ख री फ। अब अगला आता है बाएं से दाईं ओर। ऊपर हमने ऊपर से नीचे क्यों लिखा था? इसमें हम लिखेंगे बाएं से दाईं ओर। तो इसमें पहला है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी होती हैं? रबी। नंबर 1 पर है ये। हम चलेंगे बाएं से दाईं ओर। इसमें रा पहले से लिखा हुआ है और इसमें हम वी और लिख देंगे, तो ये बन गई रबी। अगला है, अब एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। ये हम जानते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? फसल। ये चौथे नंबर पर है, यहाँ हम इसको फसल हो जाएगा। अगला है, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। तो ये बताया था, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पोषक देते हैं पौधों को, ये कहलाते हैं उर्वरक। तो यहाँ भर देंगे हम उर्वरक। उर्वरक। अगला है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। 7वें नंबर पर खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई। निराई। एक रह गया यहाँ पर, छठे पर हम कि फसल पक जाने के बाद काटना। जब फसल हमारी पक के तैयार हो जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं? कटाई। ये 6 नंबर पर था और ऊपर से नीचे था। ये हो गई हमारी कटाई। इस तरीके से हमने इस पहेली को पूरा किया और इससे हमें ये अनेक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में भी हमको अच्छी जानकारी मिली। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय कब पूरा हुआ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ होगा। और अगर ये अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और इस चैप्टर के आप अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए, कलरफुल नोट्स बनाइए, चित्र बनाइए और इसको अच्छे से तैयार कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए और अपनी बहुत अच्छी सी तैयारी कीजिए। और इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।